कहते हैं, इस तहखाने में जिसने भी कदम रखा वो कभी वापस नहीं आया। यहाँ की दीवारें खून से सनी हैं और हर अमावस की रात एक नई बलि दी जाती है। क्या यह सिर्फ एक कहानी है या सच में यहाँ आज भी कोई आत्माएं भटक रही हैं? आज हम आपको लेकर चलेंगे उस खौफनाक तहखाने में जहाँ हर कोने में छिपा है मौत का साया, भूतिया शापित हवेली जहाँ इंसान की बलि दी जाती थी। सच्चाई जानने के लिए देखते रहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशीष और आप सुन रहे हैं सुनो कहानी हॉरर पॉडकास्ट हिंदी। कहानी की शुरुआत करने से पहले एक छोटी सी गुजारिश है। आप में से कई मेरे दोस्त लोग कहानी को तो एंजॉय करते हैं लेकिन वीडियो लाइक नहीं करते, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारा मोटिवेशन बनाए रखने के लिए वीडियो लाइक करके हमसे जुड़ जाइए। धन्यवाद। तो आइए ज्यादा समय बर्बाद न करते हुए सुनते हैं आज की यह कहानी। वह रात के 11 का समय था। रघु अपनी साइकिल को पहाड़ी इलाके के कच्चे रास्ते पर दौड़ाए जा रहा था। उसकी साइकिल के पीछे करियर पर एक मोटा लकड़ी का गट्ठर बंधा हुआ था। रघु गुस्से में बड़बड़ाता हुआ साइकिल चला जा रहा था। रघु अच्छा खासा दोपहर के समय लकड़ियां काटने जा रहा था, मगर मेरी पत्नी, क्या बोलूं अपनी पत्नी को। तभी रघु के कानों में किसी लड़की के गुनगुनाने की मधुर आवाज टकराई और उसकी नाक में किसी लेडीज परफ्यूम की तेज खुशबू आई। रघु अपनी साइकिल रोककर इधर उधर देखने लगा। आसपास देखने पर उसे रात के साए और घने जंगल में स्थित बड़े बड़े पेड़ों के अलावा कुछ भी नजर नहीं आया। रघु की साइकिल में लगी हुई टॉर्च बंद हो चुकी थी। रघु ने तुरंत अपनी जेब से एक छोटी टॉर्च निकाल ली और इधर उधर देखने लगा। तभी रघु की नजर सामने एक तालाब पर पड़ी। रघु को वहां पर बैठी हुई एक काली छाया नजर आई। उस काली छाया को देखकर रघु अपने आप से बोला, रघु, यह छाया तो किसी स्त्री की मालूम पड़ती है। कहीं कोई टूरिस्ट गलती से यहाँ आकर भटक तो नहीं गई। इतना बोलकर रघु तेजी से अपनी साइकिल छोड़कर उस तालाब की ओर चला गया। रघु ने देखा कि एक लड़की लाल साड़ी पहने हुए घुटनों के बल तालाब के किनारे बैठी हुई थी। उस लड़की ने अपना चेहरा छुपा रखा था। रघु उस लड़की की ओर देखकर बोला, रघु, कौन हो तुम और इस घने जंगल में इस तालाब के किनारे क्या कर रही हो? रघु के कहने पर उस लड़की ने जैसे ही अपना सिर उठाया, उसका भयानक चेहरा देखकर रघु की आंखें दहशत और खौफ से फटी की फटी रह गईं। रघु की चीख जंगल के सन्नाटे को चीरकर शांत हो गई। नताशा अपने रूम में बैग्स पैक कर रही थी कि तभी उसका पति राहुल वहां आकर उससे बोला। राहुल गुस्से से, ये क्या नताशा, तुमने अभी तक पैकिंग नहीं की? नताशा झल्लाते हुए, पैकिंग करना इतना आसान नहीं होता राहुल, उसमें टाइम लगता है। राहुल घबराते हुए, अरे यार नताशा, एंडी कुछ देर में आता ही होगा, हमें माँ के आने से पहले ही निकलना होगा। नताशा, मेरी समझ में नहीं आता कि अगर हम मॉम को बता देंगे कि हम कहाँ घूमने जा रहे हैं तो उन्हें क्या प्रॉब्लम हो जाएगी। राहुल, तुम बात को समझ नहीं रही नताशा। मॉम को शुरू से ही उस जगह से न जाने क्यों चिढ़ है जहाँ हम दोनों घूमने जा रहे हैं। फटाफट पैकिंग करो, आधे घंटे में हमें निकलना है। इतना बोलकर राहुल अपने कमरे से बाहर निकलकर हॉल में पहुंचा ही था कि तभी उसकी माँ कनिका उसे अजीब अंदाज में घूरते हुए देखकर बोली, कनिका, मेरी समझ में नहीं आता राहुल, पूरी कंट्री में तुम्हें वही जगह क्यों मिल रही है घूमने के लिए जिस जगह से मुझे सख्त नफरत है। राहुल, मॉम, नताशा का शुरू से ही नैनीताल और भीमताल घूमने का मन है। मेरी समझ में नहीं आता कि आखिर आपको प्रॉब्लम क्या है। सिर्फ आपकी वजह से मैं और नताशा अकेले नहीं जा रहे, मेरा दोस्त एंडी भी हमारे साथ जा रहा है। अचानक राहुल की माँ की आंखों में दहशत और खौफ के साए लहराने लगे। कनिका डरे हुए अंदाज में राहुल की ओर देखकर बोली, कनिका, मेरा कहाँ मान बेटा, वहां मत जा। राहुल अपनी माँ की बात पर झल्लाते हुए बोला, राहुल, बस कीजिए माँ, अब मैं कोई दूध पीता बच्चा नहीं हूँ। इतना बोलकर वह फिर से अपने रूम में चला गया। कुछ देर बाद एंडी अपनी लग्जरी कार लेकर आ गया। राहुल, मैं 1 हफ्ते में वापस आ जाऊंगा, आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिएगा। वह सुंदर पहाड़ियों से घिरा हुआ एक बेहद खूबसूरत कॉटेज था जिसके चारों ओर हरियाली और घने पेड़ उसकी सुंदरता को और बढ़ा रहे थे। उस कॉटेज के अंदर निर्मला काफी देर से सफाई के काम में व्यस्त थी। निर्मला उस कॉटेज में नौकरी किया करती थी। तभी वहां एक प्रोफेसर जैसा दिखने वाला व्यक्ति जो भीमताल के एक डिग्री कॉलेज में लेक्चरर था, आकर निर्मला की ओर देखते हुए क्रोधित अवस्था में बोला, प्रोफेसर, ये क्या निर्मला, 2 दिन से तुम इस कॉटेज की सफाई नहीं कर पाई? निर्मला, साहब जी, आप तो जानते हैं कि मेरा पति रघु कई दिनों से घर वापस नहीं आया, उसकी चिंता मुझे खाए जा रही है। इतने दिन वो कभी लापता नहीं हुआ। प्रोफेसर, अरे तुम्हारा पति एक नंबर का पियक्कड़ शराबी है, पड़ा होगा कहीं पीकर। तुम अपने काम पर ध्यान दो। दिल्ली शहर से मेरा दोस्त राहुल अपनी पत्नी नताशा और अपने दोस्त एंडी
के साथ यहाँ कुछ दिन के लिए रहने आने वाला है। हो सकता है कि वे लोग शाम तक यहाँ पहुंच जाएं। इतना बोलकर प्रोफेसर एक शीशे की खिड़की के पास जाकर बाहर का दृश्य देखने लगे। उन्होंने देखा कि उनके कॉटेज के आसपास धुंध बड़ी तेजी से बढ़ती जा रही थी। प्रोफेसर बड़बड़ाते हुए अपने आप से बोले, प्रोफेसर, समझ में नहीं आ रहा कि यह कोहरा कैसे फैलता जा रहा है। मैंने आज तक इतनी तेजी से कोहरा फैलते नहीं देखा। प्रोफेसर निर्मला की ओर देखकर बोले, प्रोफेसर, निर्मला, मैं अभी आता हूँ। और सुनो, तुम्हें आज रात यहीं रुकना है। निर्मला के कुछ भी बोलने से पहले ही प्रोफेसर तेज कदमों से कॉटेज के बाहर गार्डन में चला गया और अचानक से फैलती हुई धुंध को बड़ी हैरत भरी नजरों से देखने लगा। तभी अचानक प्रोफेसर को ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई बड़ी फुर्ती से निकलकर उसकी आंखों के सामने से ओझल होकर एक घने पेड़ की दिशा में चला गया हो। प्रोफेसर के कदम खुद ब खुद उस घने पेड़ की ओर तेजी से बढ़ गए। वह चारों ओर आंखें फाड़ फाड़ कर उसे तलाशने की कोशिश करता हुआ अपने आप से बुदबुदाया, कोई तो था। आखिर कौन था जो बिजली की रफ्तार से मेरे सामने से निकल गया? क्या ये मेरा वहम था? तभी उसके कानों में किसी लड़की की सुरीली आवाज टकराई। लड़की की आवाज। वह तुम्हारा वहम नहीं बल्कि सच था। मैं तो तुम्हारे पीछे ही खड़ी हूँ। अचानक प्रोफेसर की नाक से किसी लेडीज परफ्यूम की तेज खुशबू टकराई। उसने जैसे ही पीछे पलटकर देखा तो उसके सामने एक बेहद सुंदर युवती लाल साड़ी पहने हुए उसे घूर रही थी। न जाने क्यों प्रोफेसर के शरीर के रोंगटे खड़े होने लगे। अचानक वहां चारों ओर धुंध और भी ज्यादा फैलने लगी। प्रोफेसर की जुबान खुद ब खुद कांपने लगी। उसने लड़खड़ाती हुई आवाज में उस लड़की की ओर देखकर कहा, कौन हो तुम? मैंने तो तुम्हें भीमताल में आज तक नहीं देखा। वह सुंदर लड़की रहस्यमयी अंदाज में प्रोफेसर की ओर देखकर बोली, क्या वो वापस आने वाला है? प्रोफेसर उसकी बात सुनकर नासमझी भरे अंदाज में उसकी ओर देखने लगा। कौन हो तुम और तुम किसकी बात कर रही हो? सुंदर लड़की, मुझे उसके आने की आहट लग चुकी है। तुम नहीं जानते, वर्षों से मैं उसका इंतजार कर रही हूँ। उसके आने का मुझे कितनी बेसब्री से इंतजार था, इस बात का तुम्हें अंदाजा भी नहीं है। मैं जानती हूँ कि वह आने वाला है, वह जिसका इंतजार मैं वर्षों से कर रही हूँ। यकीन मानो, वह यहाँ आएगा तो जरूर, लेकिन यहाँ से कभी वापस नहीं जा पाएगा। प्रोफेसर डरते हुए बोला, मैं तुम्हारी किसी भी बात का मतलब नहीं समझ पा रहा हूँ। सुंदर लड़की, तुम्हें समझने की जरूरत भी नहीं है। मैं बस इतना जानती हूँ कि तुम्हारा जिंदा रहना मेरे लिए बहुत ज्यादा खतरनाक साबित हो सकता है। इतना कहते ही वह लड़की प्रोफेसर की ओर अजीब नजरों से घूरने लगी। सुंदर लड़की भारी आवाज में, तुम्हें मरना होगा प्रोफेसर। इतना बोलते ही अचानक उस लड़की का चेहरा बर्फ की तरह सफेद पड़ गया। उसकी आंखें कोयले की तरह काली हो गईं। उसके बाल इतने लंबे हो गए कि जमीन तक फैल गए। वह प्रोफेसर को घूरने लगी। यह देखकर प्रोफेसर की आंखें दहशत और डर से फटी की फटी रह गईं। प्रोफेसर उस भयानक बला की ओर कांपते हुए बोला, आखिर तुम हो कौन? भयानक बला? क्या तुमने मेरे शरीर पर सुहागन का जोड़ा नहीं देखा? अचानक एक तेज तूफानी हवा का झोंका प्रोफेसर के शरीर से टकराया। वह भयानक दिखने वाली लड़की प्रोफेसर की ओर देखकर किसी जानवर की तरह चीखी। अचानक प्रोफेसर बिजली की रफ्तार से उड़ता हुआ एक पेड़ की नुकीली शाख से जा टकराया, जो उसके सीने के आर पार हो गई। प्रोफेसर की चीख उस कॉटेज के आसपास गूंज उठी। प्रोफेसर की चीख निर्मला के कानों में भी पड़ी। वह घबराकर दौड़ती हुई जैसे ही बाहर की ओर निकली, अचानक वह भयानक लड़की एक काले धुएं में परिवर्तित होकर वहां से गायब हो गई। निर्मला बाहर खड़ी हैरानी से आंखें फाड़ फाड़ कर इधर उधर देखने लगी, मगर उसे सन्नाटे के अलावा कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। निर्मला को नहीं पता था कि ठीक उसके सामने उस घने पेड़ के ऊपर प्रोफेसर की लाश टंगी हुई थी। प्रोफेसर का चेहरा ऐसा लग रहा था जैसे उसे मरे हुए वर्षों हो चुके हों। उसका शरीर देखकर ऐसा मालूम पड़ रहा था जैसे किसी ने उसके खून की एक एक बूंद निचोड़ ली हो। प्रोफेसर का पूरा शरीर सफेद पड़ चुका था। उसकी आंखों की जगह दो बड़े बड़े काले गड्ढे थे और आंखें पूरी तरह गायब हो चुकी थीं। रात के 2 बज रहे थे। राहुल की माँ कनिका की आंखों से नींद कोसों दूर थी। वह अपने बंगले में बेचैनी की हालत में इधर उधर टहलते हुए बड़बड़ा रही थी। कनिका, बरसों से जिस बात का मुझे डर था वही हुआ। आजकल के बच्चे बड़ों की बात का मतलब ही नहीं समझते। पता नहीं अब क्या होगा। इतना कहकर वह एक कुर्सी पर बैठ गई और 20 साल पुरानी यादों में खो गई। 20 साल पहले वो भीमताल की पहाड़ियों पर घने जंगलों के बीच बसी हुई एक बहुत पुरानी हवेली थी। उस समय कनिका की उम्र लगभग 25 वर्ष थी। कनिका अपने बच्चे को दूध पिला ही रही थी कि तभी उसका पति अशोक बारिश में भीगा हुआ घबराते हुए वहां आ पहुंचा। बाहर बहुत तेज बारिश हो रही थी। कनिका, आप बारिश में भीग कैसे गए?
और आप इतने घबराए हुए क्यों हैं? अशोक कांपते हुए बोला। अशोक, अभी बातचीत करने का समय नहीं है कनिका। हमें अभी इसी वक्त यहाँ से निकलना होगा। कनिका, निकलना होगा? क्या मतलब है आपका? सब कुछ ठीक तो है? अशोक, जल्दी से मुन्ना को उठाओ, मैं बाहर कार में तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। कनिका, रुको, सारा सामान बिखरा पड़ा है। हम यहाँ काफी समय से रह रहे हैं, कम से कम पैकिंग तो कर लेने दो। तभी अशोक चीखते हुए बोला। अशोक, जो सामान जहाँ बिखरा है वहीं बिखरा रहने दो। कहा ना, हमें अभी और इसी वक्त यहाँ से निकलना है। सारी बातें मैं तुम्हें बाद में बता दूंगा। अब चलो यहाँ से। इतना कहकर अशोक ने अपने बच्चे को गोद में उठा लिया और कनिका का हाथ पकड़कर उसे हवेली से बाहर ले आया। फिर बिना देरी किए कार स्टार्ट कर दी और तेज रफ्तार में कार चलाने लगा। अशोक की कार कुछ ही दूर चली थी कि अचानक एक काला साया बिजली की गति से उसकी कार के सामने आकर खड़ा हो गया। वह काला साया एक भयानक और विचित्र दिखने वाली औरत का था। उसकी आंखें रक्त की तरह लाल थीं। उसके लंबे बाल सड़क तक फैले हुए थे। उस विचित्र औरत के भयानक साये को देखकर कनिका की आंखें दहशत से फटी की फटी रह गईं। वह कांपते हुए अपने पति अशोक की ओर देखकर बोली, कनिका, आखिर ये सब क्या हो रहा है? कौन है ये? कनिका ने इतना कहा ही था कि तभी वह भयानक औरत भारी आवाज में अशोक की ओर घूरते हुए बोली, भयानक औरत, तुम इसे जहां भी चाहो ले जाओ, लेकिन इसे यहीं वापस आना होगा। अचानक अशोक ने अपनी कार उस काले साये के ऊपर तेज गति से दौड़ा दी। अगले ही पल एक औरत की दिल दहला देने वाली चीख सन्नाटे को चीर गई। अचानक मोबाइल की घंटी बजने से कनिका 20 साल पुरानी उस भयानक याद से बाहर आ गई और मोबाइल स्क्रीन पर नंबर को गौर से देखने लगी। वह नंबर कनिका के लिए नया था। वह बड़बड़ाते हुए अपने आप से बोली, कनिका, इतनी रात गए किसका फोन आ सकता है? इतना कहकर कनिका ने कॉल रिसीव कर ली। कनिका, हेलो। मगर हेलो के जवाब में दूसरी ओर से एक स्त्री के हंसने की आवाज कनिका के कानों में टकराई। उस स्त्री की आवाज सुनकर कनिका अचानक कुर्सी से उठकर खड़ी हो गई। उसकी आंखों में खौफ तैरने लगा। कनिका फोन पर, हेलो, कौन? मगर कॉल डिस्कनेक्ट हो गई। उधर निर्मला बाहर खड़ी हैरानी से आंखें फाड़ फाड़ कर इधर उधर देख रही थी, मगर उसे सन्नाटे के अलावा कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। वह अपने आप से बुदबुदाई, निर्मला, पता नहीं मेरा वहम था या सच, मगर मुझे ऐसा लगा जैसे प्रोफेसर बुरी तरह चीखे हों। इतना कहकर उसने फिर से प्रोफेसर को तलाशने के लिए नजरें दौड़ाई। तभी एक कार गेट के अंदर आकर गार्डन में रुक गई और उसमें से 3 लोग बाहर निकल आए। निर्मला उन तीनों को घूरने लगी। उस कार में कोई और नहीं बल्कि राहुल, एंडी और नताशा थे। राहुल मुस्कुराते हुए निर्मला की ओर देखकर बोला, राहुल, मेरा नाम राहुल है, यह मेरी पत्नी नताशा है और यह मेरा दोस्त एंडी है। हम प्रोफेसर के दोस्त हैं। तुम कह सकती हो कि हम उनके मेहमान हैं। वैसे प्रोफेसर कहाँ हैं? उन्होंने हमसे कहा था कि वह हमारे स्वागत के लिए अपने कॉटेज पर ही मिलेंगे। राहुल की बात सुनकर निर्मला इधर उधर देखने लगी। राहुल, क्या हुआ? तुम इधर उधर क्यों देख रही हो? निर्मला, प्रोफेसर कुछ देर पहले यहीं थे, लेकिन पता नहीं कहाँ चले गए। मैं उन्हें बाहर देखने ही आई थी। निर्मला की बात सुनकर एंडी हंसते हुए बोला, एंडी, ये सारे प्रोफेसर एक जैसे ही होते हैं। कब इनका मूड बदल जाए कुछ पता नहीं। अब देखो, पता नहीं कहाँ चले गए। नताशा निर्मला की ओर देखकर बोली, नताशा, प्रोफेसर ने हमारे बारे में कुछ बताया था? अचानक निर्मला को याद आ गया कि प्रोफेसर ने कुछ देर पहले उससे कहा था कि उनके दोस्त यहाँ आने वाले हैं। वह नताशा की ओर देखकर बोली, निर्मला, हाँ, कुछ देर पहले ही उन्होंने मुझे बताया था। नताशा, तो फिर हमें अंदर आने को नहीं कहोगी? नताशा की बात सुनकर निर्मला बुरी तरह झेंप गई। निर्मला, माफ कीजिएगा, मैं आप सबका सामान आपके रूम में शिफ्ट कर देती हूँ। कुछ देर पहले प्रोफेसर आपके बारे में ही बता रहे थे। निर्मला ने उन तीनों का सामान कार से निकालकर अंदर ले लिया। राहुल, एंडी और नताशा भी कॉटेज के अंदर आ गए। अंदर जाकर नताशा उसी शीशे की खिड़की के पास आकर खड़ी हो गई जहां कुछ देर पहले प्रोफेसर खड़े हुए थे। नताशा, यहाँ से बाहर का व्यू कितना अच्छा लगता है। एंडी, इसमें तो कोई शक नहीं नताशा, जितना सुंदर भीमताल है उससे कहीं ज्यादा सुंदर तो मुझे यह कॉटेज लग रहा है। राहुल ने अपनी जेब से मोबाइल निकालकर किसी का नंबर डायल किया। एंडी राहुल को देखते हुए बोला, एंडी, किसका नंबर मिला रहे हो? राहुल, प्रोफेसर का नंबर डायल कर रहा हूँ, लेकिन प्रोफेसर फोन उठा ही नहीं रहे। तभी निर्मला उन तीनों की ओर देखकर बोली, निर्मला, आप सब खाने में क्या लेंगे? राहुल, कुछ नहीं, हम लंबे सफर से आए हैं और काफी थके हुए हैं। खाना हम खाकर आए हैं, अब हम बस आराम करना चाहते हैं। बस तुम एक काम करना,
प्रोफेसर जब भी आए तो मुझे इन्फॉर्म कर देना। सच भी यही था। नताशा, एंडी और राहुल लंबे सफर से बुरी तरह थक चुके थे। वे तीनों अपने रूम में नींद की आगोश में कब समा गए उन्हें पता ही नहीं चला, मगर निर्मला की आंखों से नींद कोसों दूर थी। उसके कानों में अभी भी प्रोफेसर की चीख गूंज रही थी और उसका दिल किसी अनहोनी की आशंका से तेजी से धड़क रहा था। न जाने क्यों उसे ऐसा लग रहा था जैसे कुछ गलत हुआ है जिसे वह नहीं जानती। प्रोफेसर का इंतजार करते करते आधी रात से ज्यादा का वक्त हो गया। निर्मला कॉटेज के एक कमरे में कंबल ओढ़े छत को घूर रही थी। अचानक वह उठकर खड़ी हो गई और अपने आप से बोली, निर्मला, कुछ तो गलत है। प्रोफेसर अनुशासन के बहुत पक्के हैं। ऐसा कभी नहीं हुआ कि वे इतनी देर के लिए लापता हो जाएं, और खास तौर से तब जब उनके मेहमान यहाँ आए हों। इतना कहकर निर्मला के कदम आधी रात में कॉटेज के बाहर की ओर बढ़ गए। वह टॉर्च पकड़े हुए गार्डन में खड़ी होकर इधर उधर देखने लगी। न जाने क्यों कड़कड़ाती सर्दी में भी उसके माथे से पसीने की बूंदें टपक रही थीं। अचानक वह अपने आप से बोली, निर्मला, मैं भी कितनी पागल हूं, मुझे आज हो क्या गया है। तभी एक तेज ठंडी हवा का झोंका निर्मला के शरीर से टकराया और अचानक देखते ही देखते चारों ओर धुंध बुरी तरह बढ़ने लगी। निर्मला अविश्वास भरी नजरों से उस बढ़ती हुई धुंध को देख रही थी। अचानक उसके कंधे पर पीछे से किसी ने हाथ रखा। निर्मला ने जैसे ही पीछे पलट कर देखा, उसके गले से एक जोरदार चीख निकल गई। उसके कंधे पर हाथ रखने वाला कोई और नहीं बल्कि प्रोफेसर थे, जिनकी शक्ल बेहद भयानक हो चुकी थी। प्रोफेसर भयावह मुस्कान के साथ निर्मला को घूरे जा रहे थे। निर्मला ने देखा कि प्रोफेसर का पूरा शरीर सफेद पड़ चुका था। उनकी आंखों की जगह दो बड़े बड़े काले गड्ढे थे और आंखें पूरी तरह गायब हो चुकी थीं। निर्मला कांपते हुए बोली, निर्मला, ये आपको क्या हो गया? निर्मला ने इतना कहा ही था कि तभी प्रोफेसर धुआं बनकर वहां से गायब हो गए। उसी पल निर्मला के कानों में किसी लड़की का मधुर स्वर टकराया। स्वर, एक बार पीछे तो देखो निर्मला। निर्मला ने जैसे ही पलट कर देखा तो विस्मय से उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उसके सामने उसकी ही हमशक्ल खड़ी उसे घूरे जा रही थी। अचानक एक तेज हवा का झोंका फिर से निर्मला के शरीर से टकराया और इस बार वह सीधे उड़ती हुई उसी पेड़ की दूसरी नुकीली शाख से जा टकराई। वह नुकीली शाख निर्मला के सीने के आर पार हो गई। निर्मला की दर्दनाक चीख सन्नाटे को चीर गई। अब निर्मला और प्रोफेसर की लाशें उस घने पेड़ पर आमने सामने थीं। अगले ही पल निर्मला का चेहरा बर्फ की तरह सफेद पड़ गया और उसकी आंखों की पुतलियां गायब हो गईं। उसके शरीर को देखकर ऐसा लग रहा था मानो वह वर्षों पहले मर चुकी हो। निर्मला के मरते ही अचानक उसकी हमशक्ल एक सुंदर स्त्री में परिवर्तित हो गई। उसने लाल रंग का सुहागन का जोड़ा पहन रखा था। वह एक भयावह मुस्कान के साथ प्रोफेसर और निर्मला की लाश को देखने लगी। अचानक वह मुस्कुराती हुई कॉटेज के अंदर चली गई और सीधे राहुल के कमरे का दरवाजा खोलकर राहुल को निहारते हुए बोली, सुंदर लड़की, तुम सिर्फ मेरे हो, सिर्फ मेरे। आखिर वो दिन आ ही गया, अब तुम्हें मुझसे कोई अलग नहीं कर पाएगा। तभी उस सुंदर लड़की की नजर राहुल के बगल में सो रही नताशा पर पड़ी। नताशा को देखकर उसकी आंखों में खून उतर आया। अचानक वह धुआं बनकर वहां से गायब हो गई। अगली सुबह राहुल, नताशा और एंडी तीनों निर्मला को आवाज लगाते फिर रहे थे, मगर काफी देर तक ढूंढने के बाद भी उन्हें कॉटेज में निर्मला कहीं नजर नहीं आई। एंडी क्रोधित होकर राहुल की ओर देखते हुए बोला, एंडी, यार मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि आखिर यह सब कुछ हो क्या रहा है। पहले प्रोफेसर गायब हो गए, अब यह नौकरानी भी कहीं दिखाई नहीं दे रही। एंडी की बात सुनकर नताशा एंडी और राहुल का मजाक उड़ाते हुए बोली, नताशा, तुम दोनों तो कह रहे थे कि प्रोफेसर तुम दोनों के बहुत अच्छे दोस्त हैं। भला ऐसी भी क्या दोस्ती? कैसी दोस्ती जिसमें प्रोफेसर ने तुम दोनों का फोन तक रिसीव नहीं किया और ना ही मिलने आए? नताशा की बात सुनकर राहुल गंभीर होकर बोला, राहुल, मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा कि आखिर यह सब कुछ हो क्या रहा है। कल प्रोफेसर और आज वह नौकरानी भी गायब है। राहुल ने इतना कहा ही था कि तभी उन तीनों के कानों में एक लड़की की बेहद सुरीली आवाज टकराई। सुरीली आवाज, उसका पति कुछ दिनों से लापता है, वो उसे ही तलाश करने के लिए यहाँ से चली गई है। राहुल, एंडी और नताशा ने जैसे ही पलट कर देखा तो उनके सामने एक बेहद सुंदर स्त्री लाल साड़ी में खड़ी हुई उन्हें घूरे जा रही थी। उस सुंदर लड़की की साड़ी के अंदर से परफ्यूम की तेज महक पूरे कमरे में फैली हुई थी। राहुल उसकी ओर देखकर बोला, राहुल, कौन हो तुम? सुंदर लड़की, मैं भी यहाँ की नौकरानी हूँ। निर्मला जब तक नहीं आ जाती तब तक मैं ही आप सबकी सेवा करूंगी। वैसे आप लोग खाने में क्या लेंगे? एंडी, लेकिन तुम शक्ल से नौकरानी तो नहीं दिखती। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? सुंदर लड़की,
मेरा नाम बिंदिया है और हाँ, ऊपर वाले ने मेरी शक्ल ही रानियों वाली बनाई है। सिर्फ आप ही नहीं, हर कोई मुझे देखकर धोखा खा जाता है। तभी उन तीनों के कानों में सुगंधित खाने की महक टकराने लगी। अचानक उन्होंने देखा कि डाइनिंग टेबल पर खाना सजा हुआ था। वे तीनों हैरत और हक्का बक्का होकर डाइनिंग टेबल की ओर देखने लगे। तभी राहुल के कानों में बिंदिया की आवाज टकराई। बिंदिया, क्या देख रहे हो? राहुल, अजीब बात है, कुछ सेकंड पहले यह टेबल खाली थी। बिंदिया, आपको कोई गलतफहमी हुई होगी। वह क्या है कि आप निर्मला को देखने में इतनी ज्यादा व्यस्त हो गए कि आप सबकी खाने पर नजर ही नहीं पड़ी। खाने को देखकर उन तीनों की भूख बुरी तरह से जाग गई। बिंदिया, हमारे पहाड़ों में कहावत है कि खाने को ज्यादा देर तक इंतजार नहीं करवाते। वे तीनों खाना खाने के लिए बैठ गए। दोपहर के 3 बजे थे। पुजारी जमुना प्रसाद करकोटक मंदिर के बाहर खड़े होकर किसी व्यक्ति से बातें कर रहे थे कि अचानक एक अजीब सी धुंध ने उस मंदिर को चारों ओर से घेर लिया। यह देखकर उनकी आंखों में खौफ के साए लहराने लगे। वह व्यक्ति जमुना दास से डरते हुए बोला, व्यक्ति, क्या हुआ पुजारी जी? आपकी आंखों में अचानक ये डर कैसा झलकने लगा? पुजारी जमुना दास, क्या तुम ये धुंध नहीं देख रहे जो कितनी तेजी से मंदिर के आसपास फैलती जा रही है? व्यक्ति, पुजारी जी, यह पहाड़ी इलाका है और पहाड़ी इलाकों में कब ठंडी हवा चल जाए, कब धुंध बढ़ जाए, कोई नहीं कह सकता। पुजारी, तुम्हारी बात तो सही है, लेकिन यह कोई आम धुंध नहीं है। व्यक्ति, क्या मतलब है आपका? पुजारी मुंह में बड़बड़ाते हुए डरते हुए बोला, पुजारी, यह धुंध एक संकेत है। संकेत इस बात का कि वह निकल आई है। अगर उसे नहीं रोका गया तो तबाही निश्चित है। राहुल और नताशा कॉटेज के बाहर चाय पीने में व्यस्त थे कि तभी एंडी तैयार होकर वहां आते हुए बोला, एंडी, तुम दोनों यहीं बैठकर आराम से चाय पियो, मैं जरा घूम कर आता हूँ। राहुल, यह गलत बात है एंडी, हम तीनों साथ साथ आए हैं तो घूमने भी हम तीनों को साथ साथ जाना चाहिए। एंडी, देखो, तुम दोनों हस्बैंड वाइफ हो। मैं तुम दोनों के बीच कबाब में हड्डी बनने वाला काम नहीं करना चाहता। मैं एक बैचलर बंदा हूँ, अकेले ही घूमना चाहता हूँ। इतना बोलकर एंडी मुस्कुराता हुआ अपनी कार लेकर सीधा भीमताल की पहाड़ियों पर दौड़ाने लगा। वह कार को हल्की रफ्तार से चला रहा था और आसपास के मनमोहक दृश्य का मजा भी उठा रहा था। कार चलाते हुए वह अपने आप से बोला, एंडी, भीमताल तो वाकई बहुत ही सुंदर है। मेरा बस चले तो मैं यहाँ से 6 महीने बाहर ही ना निकलूं। ये सुंदर पहाड़ियां, सुंदर दृश्य, ताजी हवा, इंसान को और क्या चाहिए? तभी भयंकर काला धुआं एक घने पेड़ की शाख से निकलकर एंडी की कार के सामने मंडराने लगा। एंडी को आगे देखना बहुत मुश्किल हो गया। अचानक उसकी कार एक घने पेड़ से टकरा गई। एंडी बेहद फुर्ती से कार के अंदर से बाहर निकल आया और कांपता हुआ बोला, एंडी, ओ माय गॉड, आज तो मैं बाल बाल बच गया। अगर कार पेड़ से न टकराकर थोड़ी आगे बढ़ जाती तो सीधी खाई में गिरती। तभी एंडी के कानों में पीछे से किसी स्त्री की आवाज टकराई। स्त्री की आवाज, लगता है हमारी किस्मत में यहीं पर मिलना लिखा था। एंडी ने जैसे ही पलटकर देखा, सामने बिंदिया खड़ी थी। वह रहस्यमय अंदाज में उसे देखकर मुस्कुरा रही थी। एंडी, तुम तो कॉटेज में थी, इतनी जल्दी यहाँ कैसे आ गई? बिंदिया, बस आपको ढूंढते ढूंढते यहाँ तक आ गई। बिंदिया इठलाती हुई अजीब अंदाज में एंडी के बेहद करीब आकर खड़ी हो गई और उसे निहारने लगी। एंडी, ऐसे क्या देख रही हो? बिंदिया, सच बताओ, जब तुमने मुझे पहली बार देखा था तब तुम्हारे मन में मुझे देखकर क्या विचार आया था? एंडी, क्या मतलब है तुम्हारा? बिंदिया, क्या तुम्हारे मन में यह विचार नहीं आया था कि काश यह लड़की मेरी गर्लफ्रेंड होती? बिंदिया की बात सुनकर एंडी बुरी तरह से चौंकते हुए बोला, एंडी, क्या तुम मन के अंदर की बातें भी पढ़ लेती हो? बिंदिया, वह सब छोड़ो, मैं एक आजाद ख्यालों वाली लड़की हूँ। जिस तरह मैं तुम्हें अच्छी लगी उसी तरह तुम भी मुझे अच्छे लगे। यह सुनकर एंडी के होठों पर एक मक्कारी भरी मुस्कान आ गई। वह बिंदिया को अपनी बाहों में भरने ही वाला था कि तभी बिंदिया उसे रोकते हुए बोली, बिंदिया, यह सड़क है, मैं नहीं चाहती कि हम दोनों को कोई और देखे। मैं यहाँ एक ऐसी जगह जानती हूँ जहाँ हमें कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। कुछ देर बाद एंडी बिंदिया के साथ एक पुरानी हवेली के अंदर बने हुए एक अजीब से मंदिर में खड़ा था, जहाँ पर मनहूसियत छाई हुई थी। उस मंदिर में एक बड़ी ही भयानक औरत की मूर्ति सुहाग का जोड़ा पहने रखी हुई थी। उसके आसपास आग जल रही थी। उस भयानक मूर्ति को देखकर एंडी बुरी तरह से घबराते हुए बिंदिया की ओर देखकर बोला, एंडी, तुम मुझे कहाँ ले आई हो? क्या यह तुम्हें रोमांस करने की जगह लगती है? यह तो मुझे कोई भूतिया जगह लगती है। तभी बिंदिया एंडी को अजीब सी नजरों से घूरने लगी। एंडी को बिंदिया की आंखों में एक अजीब सा आकर्षण महसूस होने लगा। कुछ ही सेकंड में
वह धीरे धीरे कदमों से चलता हुआ बिंदिया के बेहद नजदीक पहुंच गया। बिंदिया बड़े ही रहस्यमय अंदाज में एंडी की ओर देखकर बोली, बिंदिया, हमारे पहाड़ों में विवाह से पहले कोई भी स्त्री अपने शरीर को हाथ नहीं लगाने देती। अगर तुम मेरे शरीर को भोगना चाहते हो तो अपने खून से इस मूर्ति की मांग में सिंदूर भर दो, फिर तुम्हारी जो मर्जी हो वह कर सकते हो। एंडी ने बिना सोचे समझे तुरंत अपने अंगूठे को उस मूर्ति के नुकीले पत्थर पर गड़ा दिया। उसके अंगूठे से खून बहने लगा। उसने बिना देरी किए उस भयानक मूर्ति की मांग में सिंदूर भर दिया। मगर मांग में सिंदूर भरते ही अचानक बिंदिया एक काले धुएं में परिवर्तित हो गई और देखते ही देखते एक भयानक चुड़ैल में बदल गई। अगले ही पल उस भयानक चुड़ैल ने अपने पंजे एंडी की गर्दन में गड़ा दिए। एंडी की एक जोरदार चीख उस मंदिर में गूंज गई। उसके शरीर से खून का फव्वारा उस मूर्ति पर फूट पड़ा। तभी वह चुड़ैल वहशी अंदाज में हंसते हुए उस मूर्ति की ओर देखकर बोली, चुड़ैल, बस कुछ समय की और बात है, उसे यहाँ आना ही होगा। सुबह से ही भीमताल में ठंड बहुत ज्यादा थी। कोहरे की वजह से सभी सैलानी अपने होटलों में दुबके हुए थे। पुजारी जमुना प्रसाद मंदिर में पूजा करने के बाद बाहर निकले ही थे कि तभी उनके कानों में एक स्त्री की जानी पहचानी आवाज टकराई। स्त्री की आवाज, कैसे हो पुजारी जी? जमुना प्रसाद कोहरे में उस स्त्री को देखने का प्रयास करने लगे। कुछ ही देर बाद एक स्त्री कोहरे को चीरती हुई उनके सामने आकर खड़ी हो गई। जमुना हैरत से उसकी ओर देखकर बोले, जमुना प्रसाद, कनिका, तुम यहाँ क्यों आई हो? अशोक कहाँ है? कनिका, मेरी मदद कीजिए पुजारी जी। जमुना प्रसाद, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। कनिका, जानती हूँ पुजारी जी, मगर मजबूरी में मेरे कदम भीमताल की ओर चले गए। जमुना प्रसाद, क्या कहना चाहती हो तुम? क्या तुम अकेली यहाँ आई हो? कनिका, मेरे पति कुछ महीने पहले बाहर गए थे, अभी तक वापस नहीं लौटे। कनिका की बात सुनकर जमुना प्रसाद उसकी ओर गौर से देखते हुए बोले, जमुना प्रसाद, आओ मंदिर के अंदर चलकर बात करते हैं। कुछ ही देर में कनिका मंदिर के अंदर बैठी हुई थी। जमुना प्रसाद, अब मुझे बताओ कनिका, तुम्हारे चेहरे पर चिंता की लकीरें कैसी झलक रही हैं? कनिका, पुजारी जी, मेरा बेटा राहुल कुछ महीनों पहले मुझे और मेरे पति को बिना बताए न जाने कहां से एक नताशा नाम की लड़की को ब्याह लाया। इस बात पर मेरे पति और मेरे बेटे में काफी झगड़ा भी हुआ। गुस्से में आकर मेरे पति बिजनेस टूर पर चले गए। मेरी लाख मना करने के बावजूद भी राहुल अपनी पत्नी के साथ भीमताल घूमने के लिए चला आया। कल रात 2 बजे मेरे पास किसी का फोन आया। जब मैंने फोन उठाया तो मुझे एक लड़की की हंसी की आवाज सुनाई दी। उस हंसी की आवाज को मैंने 20 साल पहले भीमताल में सुना था। यह सुनकर पुजारी बुरी तरह से चौंकते हुए बोले, पुजारी, कुछ तो बहुत भारी गड़बड़ है। मुझे लगता है कि अब मदद की जरूरत सिर्फ तुम्हें ही नहीं बल्कि पूरे भीमताल को है। इतना कहकर पुजारी ने आंखें बंद कर मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। शाम के 6 बज चुके थे। राहुल आंखें फाड़ फाड़ कर एंडी का इंतजार कर रहा था। वह बेचैनी से बार बार घड़ी देखता और फिर अपना मोबाइल निकालता। उसकी इस हरकत को उसकी पत्नी नताशा काफी देर से देख रही थी। नताशा, क्या हुआ राहुल? राहुल, समझ में नहीं आता एंडी कहाँ चला गया? उसे अब तक आ जाना चाहिए था। नताशा, एंडी कोई दूध पीता बच्चा नहीं है, आ जाएगा। राहुल, हाँ, मगर वह मेरा फोन भी तो उठा सकता है ना। मुझे तो अब टेंशन होने लगी है। यहाँ आने के बाद प्रोफेसर भी कहीं नहीं मिले, ऊपर से यहाँ की नौकरानी भी अचानक से छोड़कर चली गई और यह बिंदिया भी कहीं नजर नहीं आ रही, और अब एंडी भी मेरा फोन नहीं उठा रहा। आखिर सब कुछ हो क्या रहा है? राहुल की बात सुनकर नताशा मुस्कुराते हुए किचन में चली गई। कुछ देर बाद वह हाथ में गर्म गर्म कॉफी लेकर आई। कॉफी देखकर राहुल के होठों पर मुस्कान आ गई। राहुल, तुम जानती हो मेरी कमजोरी, जब भी मुझे गुस्सा आता है गर्म कॉफी मेरे गुस्से को ठंडा कर देती है। नताशा, तो फिर अपने गुस्से को ठंडा करो और अपनी टेंशन को दूर भगाओ। राहुल ने तुरंत कप लेकर कॉफी पीनी शुरू कर दी, मगर कॉफी पीते ही वह एक कुर्सी पर बैठकर गहरी नींद में सो गया। नताशा रहस्यमय नजरों से राहुल की ओर देखने लगी। तभी नताशा के कानों में एक लड़की की आवाज टकराई। लड़की की आवाज, आखिरी बार देख लो, हो सकता है कि इसके बाद तुम्हें इसे देखने का मौका ना मिले। नताशा शायद उस आवाज को पहचानती थी। उसकी आंखों का रंग अचानक बदल गया। उसकी ब्राउन आंखें नीली आंखों में परिवर्तित हो गईं। अचानक नताशा के खूबसूरत चेहरे पर वहशीपन झलकने लगा। गुस्से से चीखती हुई वह बोली, नताशा, बुजदिलों की तरह छुपी हुई क्यों हो? सामने क्यों नहीं आती? जैसे ही नताशा ने इतना कहा, वहां काला धुआं फैलने लगा। अगले ही पल वह काला धुआं बिंदिया में परिवर्तित हो गया। बिंदिया की आंखें भी गहरी नीली थीं। नताशा, मैं जानती थी कि तुम यहाँ जरूर आओगी। अचानक
पुजारी ने अपनी आंखें खोलकर कनिका की ओर देखा और घबराकर बोले, पुजारी, अनर्थ, अनर्थ। पुजारी की बात सुनकर कनिका की आंखों में दहशत के साए लहराने लगे। कनिका, कैसा अनर्थ पुजारी जी? पुजारी, जिस लड़की को तेरा बेटा ब्याह कर लाया है, क्या तूने उसके परिवार के बारे में कुछ पता किया था? कनिका, मेरे बेटे राहुल ने तो मुझे यही बताया था कि नताशा अनाथ है और वह हॉस्टल में पढ़ती थी। कॉलेज में ही उन दोनों की मुलाकात हुई और प्यार हो गया। यह सुनकर पुजारी चीखते हुए बोले, पुजारी, यह सब झूठ है। उस लड़की ने तेरे बेटे को बड़ी खूबसूरती से धोखा दिया। तेरा पति अशोक भीमताल की उन बलाओं से तेरे बेटे को दूर रखना चाहता था, मगर उनमें से एक बला उसकी खोज में शहर तक पहुंच गई। कनिका, मैं आपकी बात का मतलब नहीं समझी पुजारी जी। आप क्या कहना चाहते हैं? पुजारी, जिस लड़की को तेरा बेटा ब्याह कर लाया है, वह लड़की कोई इंसान नहीं बल्कि एक चुड़ैल है। उसी चुड़ैल की मांग में तेरे बेटे ने सिंदूर भरा है। अब वह चुड़ैल एक सुहागन चुड़ैल बन चुकी है। तेरा पति बाहर नहीं गया बल्कि मौत की आगोश में सो चुका है। यह सुनकर कनिका को अपने ऊपर बिजली गिरती हुई महसूस हुई। कांपते हुए वह बोली, कनिका, ऐसा कैसे हो सकता है पुजारी जी? पुजारी, मैं जानता हूं कि मेरी बात पर विश्वास करना तेरे लिए मुश्किल है, इसलिए मैं तुझे अपनी शक्तियों के द्वारा वह सब कुछ दिखा सकता हूं जो तेरे पति के साथ हुआ था। इतना कहकर पुजारी ने थाली में रखा हुआ लाल सिंदूर कनिका की आंखों में फेंक दिया। सिंदूर आंखों में गिरते ही कनिका ने अपने आप को बेहोशी की गहराइयों में जाता हुआ पाया। अचानक उसकी आंखों में एक दृश्य चलने लगा। दृश्य राहुल का घर। फ्लैशबैक स्टोरी। कुछ महीने पहले आधी रात के वक्त नताशा छत पर खड़ी आकाश को घूरे जा रही थी। अशोक रात के वक्त अक्सर छत पर टहलने आया करते थे। जैसे ही उनकी नजर नताशा पर पड़ी, वह चौंकते हुए बोले, अशोक, बहू, तुम छत पर क्या कर रही हो? तुम्हें आज की रात छत पर नहीं आना चाहिए। आज अमावस की रात है और तुमने अमावस की रात यह शादी का लाल जोड़ा क्यों पहन रखा है? अशोक ने इतना कहा ही था कि तभी नताशा अचानक उनकी ओर मुड़ गई। उसका चेहरा देखकर अशोक के गले से चीख निकल गई। नताशा का आधा चेहरा जला हुआ था और आधे चेहरे का मांस बुरी तरह से गला हुआ था। उस पर रेंग रहे बड़े बड़े भयानक कीड़े खा जाने वाली नजरों से अशोक को देख रहे थे। अशोक कांपते हुए बोला, अशोक, कौन हो तुम? तभी वह भयानक औरत अशोक की ओर देखकर बोली, भयानक औरत, अपनी बहू को नहीं पहचानता तू? अशोक, तुम मेरी बहू नहीं हो सकती। भयानक औरत, लगता है तू सब कुछ भूल गया। याद कर, आज से 20 साल पहले मैंने तुझसे कहा था कि तू अपने बेटे को लेकर कहीं भी चला जा, मगर तेरे बेटे को वापस यहीं आना पड़ेगा। तेरा बेटा तो वापस नहीं आया, इसलिए मैं ही उसे लेने के लिए यहाँ आ गई हूँ और मैं उसे वहीं पर लेकर जाऊंगी। अशोक कांपते हुए वहां से भागने ही वाला था कि अचानक उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके पैरों को किसी ने जकड़ लिया हो। वह भयानक औरत हंसते हुए बोली, भयानक औरत, मेरा राज तू जान चुका है कि मैं एक चुड़ैल हूँ, सुहागन चुड़ैल, इसलिए अब तेरा जीवित रहना मेरे लिए खतरनाक है। इतना कहकर उसका हाथ तुरंत किसी शिकारी भेड़िए के पंजे की तरह परिवर्तित हो गया और वह बिजली की रफ्तार से अशोक के पास आकर खड़ी हो गई। अगले ही पल उस भयानक औरत ने अपने पंजे अशोक की गर्दन में गड़ा दिए। अशोक की एक जोरदार चीख फजा में गूंज गई। अगले ही पल अशोक का शरीर ऐसा हो गया मानो उसे मरे हुए वर्षों हो चुके हों। देखते ही देखते अशोक के शरीर में आग लग गई और कुछ ही देर में वह राख में तब्दील हो गया। अचानक वह भयानक औरत फिर से नताशा के सुंदर रूप में आ गई और रहस्यमयी अंदाज में मुस्कुराते हुए नीचे चली गई। अचानक कनिका होश में आ गई और फटी फटी आंखों से पुजारी को देखने लगी। पुजारी, तुमने जो अभी दृश्य देखा वह कुछ महीने पहले का था। तुम्हारा पति अशोक मर चुका है। उसे किसी और ने नहीं बल्कि तुम्हारी बहू, जो कि एक चुड़ैल है, उसने मारा है। कनिका, पुजारी जी, मेरा बेटा उस चुड़ैल के साथ है, उसकी जान बचा लीजिए। पुजारी, यह सब तुम्हारे पति के कर्मों का नतीजा है, तुम अच्छी तरह जानती हो। कनिका, मेरे पति को उसके कर्मों की सजा मिल चुकी है, मगर इसमें मेरे बेटे का क्या दोष? कनिका की बात सुनकर पुजारी जमुना प्रसाद क्रोधित होते हुए बोला, जमुना प्रसाद, कभी कभी इंसान के कर्मों की सजा उसकी पीढ़ियां भी भुगतती हैं। कनिका, लेकिन मुझे आज तक समझ में नहीं आया कि मेरे पति ने ऐसा क्या किया था। मेरे लाख पूछने पर भी उन्होंने मुझे नहीं बताया। पुजारी, क्या तू नहीं जानती? कनिका, पुजारी जी, मैं वास्तव में कुछ नहीं जानती। 20 साल पहले जब मैंने भीमताल छोड़ा था, तब से मैं अपने पति से यही पूछती आ रही हूँ कि वह खौफनाक बला कौन थी।
मगर उन्होंने हमेशा मेरी बात को टाल दिया। पुजारी, तू एक बांझ थी। तूने दुनिया भर के डॉक्टरों को दिखाया, मगर सभी ने कहा कि तू कभी मां नहीं बन सकती। फिर अचानक तेरी सूनी गोद कैसे भर गई? कनिका, शायद वो मेरी प्रार्थनाओं का नतीजा था, या शायद कोई चमत्कार था। मैं नहीं जानती। पुजारी जी, मैं आपको शादी से पहले से जानती हूँ। मेरी माँ ने मरते समय मुझसे कहा था कि कभी कोई मुसीबत आए तो मैं आपके पास चली आऊं। मेरी मदद कीजिए। पुजारी चीखते हुए बोला। पुजारी, नहीं, वो चमत्कार नहीं था। सुनना चाहती हो तो सुनो। सच्चाई जानने का समय आ गया है। फ्लैशबैक 20 साल पहले कनिका डॉक्टर की क्लिनिक में फूट फूट कर रोने लगी। डॉक्टर, देखिए, भाग्य में जो लिखा है उसे कोई नहीं टाल सकता। आप कोई बच्चा गोद ले लीजिए। कनिका अपने पति अशोक के साथ रोती हुई क्लिनिक से बाहर निकल गई। अशोक, रोती क्यों हो कनिका? मैं दूसरा विवाह नहीं करूंगा। कनिका, तो क्या आप जीवन भर एक ऐसी औरत का साथ निभाएंगे जो आपको संतान नहीं दे सकती? अशोक कुछ सोचते हुए कनिका की ओर देखकर बोला। अशोक, चिंता मत करो कनिका, मैं भीमताल के जंगल में बनी हुई एक ऐसी हवेली के बारे में जानता हूं जहां तुम्हारी सूनी गोद हरी भरी हो सकती है। कनिका, ऐसे कैसे संभव है? अशोक, इस दुनिया में सब कुछ संभव है। अब ज्यादा सवाल मत करो, हम कल भीमताल चल रहे हैं। 2 दिन बाद कनिका आंखें फाड़े हुए भीमताल के जंगल में बनी हुई हवेली को देख रही थी। कनिका, यह हवेली तो बहुत ही सुंदर है, मगर अजीब बात है कि यहाँ आसपास इतना सन्नाटा क्यों है? अशोक, क्योंकि यह हवेली घने जंगल में बनी हुई है और इसका मालिक किसी को आने नहीं देता। तुम यहीं रुको, मैं आता हूँ। इतना बोलकर अशोक हवेली के बाहर चला गया। हवेली के बाहर उसका दोस्त, जो देखने में एक प्रोफेसर जैसा था और राहुल के दोस्त एंडी का पिता था, खड़ा हुआ उसका इंतजार कर रहा था। प्रोफेसर, अशोक की ओर देखकर बोला। प्रोफेसर, तुम बिल्कुल सही समय पर आए हो। आज अमावस की रात है। अशोक, लेकिन हमें जाना कहाँ है? प्रोफेसर, इसी हवेली के अंदर एक शैतान का मंदिर भी मौजूद है। कहते हैं वहां 2 चुड़ैलों का वास है। मैंने इसके बारे में लाइब्रेरी में एक बहुत प्राचीन किताब में पढ़ा था। अशोक प्रोफेसर के साथ धीरे धीरे कदम बढ़ाता हुआ हवेली के अंदर तहखाने की ओर चला गया। कुछ ही देर में वे दोनों तहखाने के एक अंधेरे कमरे के अंदर थे। अचानक वहां मशालें खुद ब खुद जल उठीं। उनके सामने एक भयानक स्त्री की मूर्ति रखी हुई थी, जो शायद शैतान की देवी की प्रतिमा थी। तभी उन दोनों के कानों में किसी स्त्री की आवाज टकराई। स्त्री की आवाज, कौन हो तुम दोनों? क्या तुम नहीं जानते कि यहाँ इंसानों का आना मना है? प्रोफेसर डरते हुए बोला। प्रोफेसर, हाँ जानते हैं, लेकिन हम यह भी जानते हैं कि जो काम कोई नहीं कर सकता वह तुम कर सकती हो। प्रोफेसर के इतना कहते ही कमरे में काला धुआं फैलने लगा। अगले ही पल उस धुएं ने 2 सुंदर कन्याओं का रूप धारण कर लिया। उनमें से एक सुंदर स्त्री अशोक की ओर देखकर बोली। स्त्री, बोलो, क्या चाहते हो? अशोक कांपते हुए अपनी पत्नी के बांझ होने की बात उन तीनों को बताने लगा। तभी वह सुंदर स्त्री हंसते हुए अशोक की ओर देखकर बोली। सुंदर स्त्री, तुम्हारी पत्नी एक सुंदर बेटे को जन्म देगी, मगर मेरी एक शर्त है। अशोक, कैसी शर्त? सुंदर स्त्री, तुम्हारा बेटा जब जवान हो जाएगा तो उसका विवाह मेरे साथ होगा। प्रोफेसर, लेकिन ऐसा क्यों? सुंदर स्त्री, यह हमारी चुड़ैल लोक का नियम है कि अगर कोई भी चुड़ैल किसी स्त्री को वरदान देती है और उसके पुत्र का जन्म होता है तो वह चुड़ैल उसका सुहाग होती है और वह उसकी चुड़ैल सुहागन कहलाती है। ऐसा करने से हमें अमृता प्राप्त होती है और हम हमेशा जवान रहते हैं। अशोक मना करने ही वाला था कि तभी प्रोफेसर ने आंखों ही आंखों में अशोक को कुछ इशारा कर दिया। अशोक, मुझे मंजूर है। अशोक के इतना कहते ही वे दोनों सुंदर स्त्रियां देखते ही देखते भयानक स्त्रियों में परिवर्तित हो गईं। उन दोनों भयानक स्त्रियों को देखकर अशोक और प्रोफेसर की आंखें दहशत से फटी की फटी रह गईं। एक भयानक स्त्री अशोक की ओर देखकर बोली। भयानक स्त्री, जाओ, तुम्हारी पत्नी की गोद हरी हो जाएगी, मगर याद रखना, अगर तुमने हमें धोखा दिया तो मैं तुम्हारी आने वाली पीढ़ियों को तबाह कर दूंगी। अशोक और प्रोफेसर चुपचाप उस भयानक जगह से बाहर निकल आए। कुछ समय बाद कनिका मां बन गई, मगर राहुल के पैदा होने के बाद अशोक ने अपना इरादा बदल दिया और प्रोफेसर से बोला। अशोक, मैं अपने बेटे का विवाह एक चुड़ैल से नहीं करूंगा। प्रोफेसर, पागल हो गए हो क्या? तुम्हें उसकी धमकी याद नहीं? अशोक, मैंने पता कर लिया है कि उन चुड़ैलों की हद भीमताल से आगे नहीं है। मैं आज रात ही अपनी पत्नी और अपने बेटे को भीमताल से बहुत दूर ले जाऊंगा। उसके बाद वे चुड़ैलें उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगी। और अशोक ने ठीक वैसा ही किया।
कट टू फ्लैशबैक समाप्त। इतना बोलकर पुजारी चुप हो गया। कनिका, जो होना था वह हो गया पुजारी जी। अब जैसे भी हो मेरे बेटे की जान बचाइए। पुजारी, कुछ देर पहले मैंने आंखें बंद करके अपनी तंत्र शक्ति से 3 लोगों की मौत देखी है। 3 इंसानों का खून उसने शैतान की देवी को चढ़ाया है, लेकिन उनका अंत मैं जानता हूँ। उसके लिए मुझे 9 कूचिया ताल का पानी लाना होगा और उस पानी को मंत्र शक्ति से अभिमंत्रित करके शैतान के मंदिर में शैतान की देवी के ऊपर फेंकना होगा। यह काम मुझे अभी करना होगा। चलो मेरे साथ। इतना बोलकर पुजारी कनिका के साथ 9 कूचिया ताल चला गया और वहां से ताल का पानी लेकर मंत्र पढ़ने लगा। मंत्र पढ़ते ही पानी चमकने लगा। पुजारी कनिका की ओर देखकर बोला, पुजारी, अब हमें बिना देर किए तहखाने के अंदर जाना होगा। कनिका ने अपनी कार तेज रफ्तार में दौड़ा दी और सीधा जंगल की ओर निकल पड़ी। पुजारी कनिका को रास्ता बताता जा रहा था। इधर बिंदिया और नताशा एक दूसरे को क्रोधित अवस्था में देख रही थीं। बिंदिया नताशा की ओर देखकर बोली, बिंदिया, मैंने तुझे इसे यहाँ लाने के लिए भेजा था। सही मायने में यह मेरे वरदान से इस संसार में आया है, तो इसकी सुहागन बनने का हक मेरा ही था। नताशा, इंसान के अंदर अजीब आकर्षण होता है। बिंदिया, मुझसे रहा नहीं गया और मैं इससे विवाह कर बैठी। बिंदिया, इसके अंजाम को जानती है ना तू? तुझे पता है कि शैतान की देवी तेरे इस कारनामे से कितनी क्रोधित हो गई है। अगर जल्द ही इसकी बलि उसे नहीं चढ़ाई गई तो मैं तो मरूंगी ही, लेकिन तू भी जीवित नहीं बचेगी और तू शैतान की देवी का मुकाबला नहीं कर सकती। शैतान की देवी को खुश करने के लिए मैंने इसके दोस्त एंडी की भेंट उसकी मूर्ति के सामने चढ़ाई। मुझे प्रोफेसर को भी मारना पड़ा, क्योंकि 20 साल पहले प्रोफेसर का बाप ही इसके पिता को हमारे पास लेकर गया था। मुझे यहाँ की नौकरानी और उसके पति को भी मारना पड़ा। उन सब के खून की भेंट मुझे शैतान की देवी को चढ़ानी पड़ी। मगर तू जानती है कि सिर्फ इतने से शैतान की देवी खुश नहीं होगी। तूने शैतान की देवी का बनाया हुआ नियम तोड़ा है। बिंदिया की बात सुनकर नताशा की आंखों में खौफ के साए लहराने लगे। नताशा, अब मैं क्या करूं? बिंदिया, तुझे अपने सुहाग की बलि शैतान की देवी को चढ़ानी होगी। यही तेरी सजा है। अगले ही पल बिंदिया और नताशा राहुल को लेकर वहां से गायब हो गईं। कुछ ही क्षणों में वे तीनों तहखाने के अंदर मौजूद थे। बिंदिया नताशा की ओर देखकर बोली, अब ज्यादा देर मत कर, अपने असली रूप में आ जा। मार दे इसको। इसके खून की एक एक बूंद शैतान की देवी को चढ़ा दे। यह सुनते ही नताशा अपनी भयानक शक्ल में आ गई। वह अपने पंजे राहुल की गर्दन में गाड़ने ही वाली थी कि तभी उसके कानों में पुजारी की आवाज टकराई। रुक जा चुड़ैल। पुजारी की कड़कती आवाज गूंजी। पुजारी को देखकर बिंदिया क्रोधित होती हुई बोली, चला जा यहाँ से। जरूर चला जाऊंगा, लेकिन तुम दोनों का अंत करके, पुजारी ने दृढ़ स्वर में कहा। तभी अचानक राहुल को होश आ गया। वह हक्का बक्का होकर अपनी पत्नी और बिंदिया का भयानक रूप देखने लगा। अचानक पुजारी ने ताल का अभिमंत्रित पानी मूर्ति के ऊपर फेंक दिया। पानी गिरते ही बिंदिया और नताशा के शरीर में आग लग गई और वे दोनों बुरी तरह से चीखने लगी। तुझे क्या लगता है पुजारी, तू मेरा अंत कर देगा? मैं वापस आऊंगी, बिंदिया दर्द से कराहते हुए बोली। तूने जो किया है तुझे उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा पुजारी। और रहा सवाल राहुल का, तो उसे मैं ले जाकर ही मानूंगी। उसे मारकर सुहागन चुड़ैल का कर्तव्य निभाऊंगी। नताशा की चीख गूंजी। कुछ ही देर में दोनों चुड़ैलें धुआं बनकर हवा में विलीन हो गईं और एक तेज धमाके के साथ शैतान की देवी की प्रतिमा चकनाचूर हो गई। अब वहां पर सन्नाटे के अलावा कुछ नहीं था। सुहागन चुड़ैल का अंत हो चुका था। तो दोस्तों, यह कहानी यहीं पर समाप्त होती है। आप सबने चैनल को इतना प्यार दिया, इसके लिए आपका आभार। इस कहानी पर आपकी प्रतिक्रिया जरूर दें और बताएं किसका रोल आपको बहुत अच्छा लगा। ऐसी ही कहानियां लेकर मैं आपको जल्द मिलूंगा। तो दोस्तों, मुझे जरूर फॉलो कर दीजिए ताकि अगली कहानियों का आपको पता चले। आप सबका दिल से धन्यवाद। जल्द मिलूंगा नई कहानी के साथ।